प्रिय विद्यार्थियों, हम सेकेंड ईयर के नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक नैतिक सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं और मिल का सुखमूलक उपयोगितावाद की अभी हम बात कर रहे हैं। आपने इसके पिछले लेक्चर में जाना था कि मिल जो है वो बेंथम की सुखमूलक उपयोगितावाद से भिन्न इस बात को मानते हैं कि सुख का मूल्यांकन सिर्फ परिमाण या मात्रा के आधार पर नहीं होता, बल्कि गुण के आधार पर भी किया जाता है। जैसा कि हम सुखमूलक उपयोगितावाद में देखते हैं कि वह किसी कर्म को या नियम को नैतिक इस दृष्टि से या उचित इस दृष्टि से मानता है कि वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को प्राप्त करने में सहायक है। अब अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का स्वरूप क्या होगा, या हम उस सुख को जो है वो किस आधार पर नैतिक या शुभ कहते हैं। तो उस संबंध में जहां बेंथम कहता है कि सुख की मात्रा के आधार पर जहां अधिक सुख है वो अधिक शुभ है, जहां कम सुख है वो कम शुभ है, तो सिर्फ मात्रा की बात करता है। वहां पर मिल जो है ये कहते हैं कि सुखों के मध्य गुणात्मक भेद होता है और मनुष्य के ऐसे सुख जो उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों से जुड़े हैं, मनुष्य के ऐसे सुख जिसमें सिर्फ इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली संतुष्टि होती है, वो कमतर या निकृष्ट श्रेणी के सुख है। और जो उसके बौद्धिक मानसिक पक्ष से जो मनुष्य की उच्चतर प्रवृत्तियां हैं उसको संतुष्ट करने वाली अनुभूतियां हैं जो सुखरूप है, वे उत्कृष्ट सुख है। तो इस प्रकार से मिल की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसके सिद्धांत में है कि सुख का मूल्यांकन गुण के आधार पर भी किया जाता है। अब इंद्रिय सुख इस दृष्टि से कैसे हुए, निकृष्ट हुए, और बौद्धिक सुख कैसे हुए, उत्कृष्ट हुए। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर भी मिल हमारा ध्यान दिलाते हैं कि समाज में जब किसी कर्म के औचित्य का या नैतिकता का निर्धारण हो, तो सुख की श्रेष्ठता को कौन तय करेगा। क्या सभी मनुष्यों को जो है ये निर्णय का अधिकार है कि सब अपने अपने वैयक्तिक सुख के आधार पर जो उनको व्यक्तिगत रूप से अनुभूत होता है, क्या उसके आधार पर सुख का मापन कर सकते हैं कि ये सुख जो है वो श्रेष्ठ है, ये सुख वांछनीय है। यदि ऐसा होगा तो फिर स्थूल सुखवाद की दृष्टि सही है। स्थूल सुखवाद जो है वो सभी तरह के सुख को बराबर महत्व देता है। पर चूंकि मिल के सिद्धांत में हम देख रहे हैं कि सुख के मध्य गुणात्मक भेद है, तो सुख के गुणों को पहचानने के लिए या गुणवत्ता रूप सुख की पहचान करने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। इस संबंध में मिल मानते हैं कि सुख की श्रेष्ठता का निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सुख का व्यापक अनुभव किया हो। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि मनुष्य में पार्श्विक प्रवृत्तियों की भी जो है संतुष्टि होती है और साथ ही साथ उसकी उच्चतर जो बौद्धिक मानसिक प्रवृत्ति है उसकी भी संतुष्टि होती है। और जब मनुष्य अपनी उच्चतर आकांक्षा या उच्चतर प्रवृत्तियों की ओर जो है जाता है और उन्हें संतुष्ट करके देख लेता है, तो फिर उसे जो निम्न स्तर की प्रवृत्तियां हैं उसकी संतुष्टि में सुख उपलब्ध नहीं होता। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सामान्य खाना पीना जो काम क्रोध मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं, ये संतुष्ट होता है, इनके संतुष्टि के अनुभव को हम सुख कहते हैं। परंतु किसी मनुष्य ने जो है अध्यात्म संगीत इस तरह के सुख का अनुभव किया है, तो वो सुख के मध्य जब तुलना करता है और तो वो पाता है कि जो उच्चतर प्रवृत्तियों के सुख को जो है उपलब्ध करा रही है वो है कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के सुखद अनुभवों के संबंध में उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। तो वो जानता है निम्न श्रेणी के सुख कौन से हैं, कौन से सुख हैं जो थोड़े समय रहते हैं और पुनः दुख में तब्दील हो जाते हैं, कौन से सुख हैं जो स्थायी रहते हैं और उसकी उच्च वो ये भी जानता है कि इनकी प्रवृत्तियां अपेक्षाकृत उच्च हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अधिकारी पुरुष जिसने सुख का व्यापक अनुभव किया है, जिसने इंद्रिय सुखों का भी अनुभव किया है और बौद्धिक सुखों का भी अनुभव किया है, जो बौद्धिक सुखों की श्रेष्ठता को समझता है, वह व्यक्ति सुख के निर्णय का अधिकारी होता है। तो इस तरह से बेंथम ने इस प्रकार से किसी व्यक्ति के सुख के संबंध में निर्णय करने के अधिकार की बात नहीं की थी, पर जेएस मिल जो है अपने सुख मूलक उपयोगितावाद में
इसकी भी बात करते हैं। अब यहाँ पर सुख का अधिकारी कौन सा है और किस प्रकार के सुख को श्रेष्ठ कहा जाएगा, इसके संबंध में जब हम बेंथम के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ जो सारी कोटियां हैं वो व्यक्तिगत सुख की बात करती हैं, वो सब मात्रा की बात करती हैं। तो दो कोटियों में जब परस्पर द्वंद्व होता है, जैसे आप ये कहें कि एक सुख है जो इसके संबंध में हम कह रहे हैं ये अधिक तीव्र है, पर साथ ही साथ अवधि वाले जो कोटि है उसके संबंध में हम कह रहे हैं कि ये थोड़े समय ही रहता है। तो मिलके जो सुखमूलक उपयोगितावाद है वहां पर भी उससे एक बेहतर दृष्टि मिलती है, क्योंकि अधिक तीव्र शारीरिक सुख की तुलना में यदि हम कम तीव्र बौद्धिक सुख को रखें तो मिल ये कहते हैं कि बौद्धिक सुख का स्थान शारीरिक सुख की तुलना में उच्च स्तर का होता है। तो यहाँ पर जो है सुख की क्वालिटी को लेकर, सुख की गुणवत्ता को लेकर जो है वो स्पष्ट किया गया है कि जो मनुष्य के उच्चतर प्रवृत्तियों से जुड़ा है, जो बौद्धिक प्रवृत्तियों से जुड़ा है, वह सुख कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और इसे उनकी इस महत्वपूर्ण पंक्ति में समझा जा सकता है कि एक संतुष्ट शुकर होने से अच्छा, यानी एक सेटिस्फाइड पिग होने से अच्छा जो है एक डिससेटिस्फाइड सॉक्रेटिस होना, यानी एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है। यानी आप संतुष्ट हैं परंतु पशु के समान आपकी प्रवृत्तियां हैं, तो आपके उस सेटिस्फेक्शन से एक रेशनल व्यक्ति जो सत्य की खोज में है, असंतुष्ट है, वो कहीं अधिक अच्छा है। तो स्पष्ट रूप से हमें इस पंक्ति से मिल की जो दृष्टि है सुख की गुणवत्ता के संबंध में वो प्राप्त होती है। अब मिल भी बेंथम की तरह मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यानी जो ये मानता है कि मनुष्य स्वभाव से सुख चाहता है। मनुष्य के लिए स्वभाव में ही ऐसा है कि उसके कर्म की प्रेरक शक्ति सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्त करना होता है। यदि मनोवैज्ञानिक सुख को स्वीकार करते हैं तो उपयोगितावाद कैसे स्वीकार किया जा सकता है, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि जब आप अपने सुख को ही चाहते हैं तो आप फिर अन्यों के सुख की परवाह क्यों करेंगे, कोई ऐसा कर्म करने को प्रवृत्त क्यों होंगे जिसमें सबकी सुख की बात शामिल है। तो बेंथम की तरह मिल भी मानते हैं कि जब समाज में हम रहते हैं तो हमारे ऊपर कई तरह के अंकुश या दबाव होते हैं, जिसके कारण हम उपयोगितावादी नैतिकता का पालन करते हैं, यानी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर विचार करके ही किसी कार्य को करते हैं। बेंथम की तरह वह भी चार बाह्य दबावों की बात करता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर्स है, बाहरी दबाव है। हमने पहले भी जाना था कि भौतिक दबाव है, सामाजिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है और धार्मिक दबाव है। पर मिल जो है इसमें एक और दबाव का जो है एडिशन कर देते हैं, यानी एक और दबाव को इसमें स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से 5 दबाव को मानते हैं कि ये 4 बाहरी दबाव के अतिरिक्त आंतरिक दबाव भी होता है, यानी मनुष्य में एक इंटरनली भी एक अंकुश या प्रेशर होता है, जिसके कारण मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से समाज में भलाई की ओर प्रवृत्त होता है। और मिल कहता है कि ये आंतरिक दबाव जो है एक तरह से मनुष्य के स्वभाव में सामाजिक भावना होती है, इसको प्रकट करता है, यानी दूसरों के प्रति सहयोग करना, समाज में मिलजुल कर रहना, दया, उदारता, परोपकार, ये जैसी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर एक आंतरिक दबाव होता है जो उसकी सामाजिक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। उसके कारण मनुष्य जो है वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में सहायक कर्म करता है। और मिल ये कहते हैं कि कर्तव्य पालन जब मनुष्य करता है, यानी समाज में जिसको ड्यूटी कहा जाता है, वह जब करता है तो उसे स्वभावतः ही सुख का अनुभव होता है। और जब उससे कर्तव्य का उल्लंघन हो जाता है, यानी समाज का जो मॉरल ऑब्लिगेशन है उसका यदि उल्लंघन कर देता है तो उसे दुख का अनुभव होता है। तो इस रूप में मिल जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य में मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात तो सही है, यानी वो स्वभाव से सुख चाहता है, परंतु उसके ही स्वभाव में यह भी है कि वो समाज में जो है सामाजिक भावना भी अपने स्वभाव से ही जो है सामाजिक भावना में भी प्रवृत्त होता है और स्वयं ही कर्तव्य पालन में भी जो है प्रवृत्त होता है। अब इस प्रकार से जब हम मिल के सिद्धांत को देखते हैं तो समीक्षा रूप में पाते हैं कि बेंथम की तुलना में मिल कुछ ऐसे प्रश्नों को जो नैतिक दृष्टि से उठाए जा सकते हैं, जैसे क्या सुख सिर्फ मात्रात्मक होता है, तो मिल कहते हैं नहीं, सुख में गुणात्मक भेद भी होता है। इसी तरह से क्या सिर्फ हम बाह्य दबावों के कारण नैतिकता का पालन करते हैं, तो यहाँ पर मिल के सिद्धांत में हमें स्पष्ट होता है कि नहीं, मनुष्य के अंदर आंतरिक दबाव भी होता है। फिर ये बात आती है कि क्या
जो है कोई सुख का तय करने का अधिकारी पुरुष भी होता है, तो मिल कहते हैं हाँ, जिसने व्यापक अनुभव प्राप्त किया है वो अधिकारी पुरुष होता है। तो इस प्रकार से कुछ पक्ष यदि हम समीक्षा रूप में रखें तो बेंथम के सुखमूलक सिद्धांत के परिष्कृत रूप को हम मिल के सुखमूलक सिद्धांत में देखते हैं, परंतु कुछ आपत्तियां या कमियां भी रह जाती हैं। जैसे बेंथम के सिद्धांत में भी हम इस कमी की बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद का आधार नहीं हो सकता। तो मिल भी जो है इसको रखते हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद को भी रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो है सुख मनुष्य के लिए वांछनीय होता है, स्वतः साध्य शुभ होता है। तो ये एक हम कहते हैं कि जब हम किसी तथ्य की बात कर रहे हैं ऐसा है, तो फिर उसके संबंध में ऐसा कहना कि ऐसा होना चाहिए, ये कहना जो है वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरी ये है कि जब मिल ये कह रहे हैं कि मनुष्य में परोपकार वृत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने इस कथन में ही मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सिर्फ सुख चाहता है। अब आप ये कह रहे हैं मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो परोपकार करता है, तो उसके स्वभाव में ही आप दो विरोधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये भी जो है मिल के सिद्धांत का हम दोष मान सकते हैं। तीसरा जो सुखवाद के संबंध में आता है कि जब आप सुखवाद में विश्वास करते हैं तो आप ये भी मानिए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। और सुख क्या होती है? सुख एक व्यक्तिगत अनुभूति है जिसके मूल में कोई ना कोई प्राकृतिक या शारीरिक इच्छा होती है। तो इस प्रकार से जब आप सुख का गुणात्मक भेद कर लेते हैं और बौद्धिक सुख को स्वीकार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सुखवाद का जो मूल अर्थ है उससे भी विचलन हो जाता है या उससे भी एक तरह से हट जाते हैं। तो यह भी हम यदि तार्किक संगतता की दृष्टि से देखें तो मिल के सिद्धांत में दोष नजर आता है। और जब मिल कहते हैं कि शारीरिक सुख की तुलना में बौद्धिक सुख जो है उत्कृष्ट है, तो यहाँ बात तो ठीक लगती है, क्योंकि बौद्धिक सुख जो है वो मनुष्य को अधिक जो है स्थायी रूप से आनंद भी देता है और वो मनुष्य की जो अन्य जीवों से उच्चतर प्रवृत्ति है उसको भी प्रकट करता है। परंतु बौद्धिक सुख को मानते ही जो है सुखवाद में एक संगतता का प्रश्न आता है, वहां पर मिल के सिद्धांत पर आपत्ति की जा सकती है। और जब हम एक और आपत्ति जो उपयोगितावादी दर्शन में की जाती है वो है, मिल के सिद्धांत में भी वह आ जाती है, वो है सुख के न्यायपूर्ण वितरण की बात। यानी सुख जो है वो बड़ी व्यक्तिगत अनुभूति है और जब हम अधिकांश व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं तो फिर इसको तय करना कि अधिकतम सुख किसमें कहा जाएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख अंततः किसमें कहा जाएगा, इसे किस दृष्टि से समझा जाएगा, इसको बिल्कुल सटीक सटीक बता सकना संभव नहीं है। तो सुख के न्यायपूर्ण वितरण का को तय करना भी बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से मिलके जो सुखमूलक उपयोगितावाद की इसकी समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि इसके कुछ पक्ष जो है वो नैतिक दृष्टि से जो है स्वीकार किए जा सकते हैं, परंतु एक आधुनिक नैतिक सिद्धांतों में इसे यदि एक संतोषजनक सिद्धांत का हम के रूप में यदि हम मूल्यांकन करें तो हम इसे पूर्ण संतोषजनक सिद्धांत नहीं कह सकते। इस सिद्धांत में भी कुछ आपत्तियां या दोष है। तो आज के इस लेक्चर के संबंध में आपका अभ्यास प्रश्न है, मिल के सुख मूलक उपयोगितावाद का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। धन्यवाद।